हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। हम प्रीवियस क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे सिंपल एग्जांपल गैल्वेनिक सेल है, जो भी अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। इसमें मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग एक्सप्लेन की थी। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड। तो उसको सम अप करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड क्या है? जब कोई मेटल की रोड उसी के आयन के सॉल्यूशन में होती है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक की रोड जिंक +2 आयन के कांटेक्ट में है, जिंक की रोड जिंक +2 आयन के कांटेक्ट में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये जिंक +2 आयन है यहाँ पर। तो जिंक की रोड जब किसके कांटेक्ट में है? जिंक की रोड जिंक +2 आयन के कांटेक्ट में है, तो हम उसको जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। कॉपर की रोड जब कॉपर +2 आयन के कांटेक्ट में है तो हम उसको कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये कोई भी सेल है उसमें दो पार्ट होते हैं, एनोड एंड कैथोड। दिस एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड को हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। एनोड इज अ इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। इसको राइट साइड में रखते हैं। एनोड एंड कैथोड को इंटरनली हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और यहां पर जो सॉल्ट ब्रिज है वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इट इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। इट इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, तो वो दो हाफ सेल से मिलके बना हुआ है। ये हाफ सेल, दिस इज अ हाफ सेल एंड दिस इज हाफ सेल। तो दोनों हाफ सेल जब सॉल्ट ब्रिज और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो जाते हैं तो फुल सेल बन जाता है। इनको हम सिंगल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब दो सिंगल इलेक्ट्रोड कनेक्ट होके पूरा सेल बन रहा है। ये हम प्रीवियस क्लास में हमारा डिस्कशन था। और अब मैं क्लियर करूं कि इनका हम बार बार ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। अब इनका जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि जिंक सॉलिड इन कांटेक्ट विद जिंक +2 आयन 1M। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था मेटल इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे जिंक सॉलिड / जिंक +2 और ब्रैकेट के अंदर हम इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, जैसे 1M है यहाँ पर। फिर डबल वर्टिकल लाइन, दिस डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। ये डबल वर्टिकल लाइन किसको बता रही है? दिस डबल वर्टिकल लाइन ये सॉल्ट ब्रिज को बता रही है। इस सॉल्ट ब्रिज को हम डबल वर्टिकल लाइन से लिखते हैं। यहां पर ये जिंक सॉलिड हो गया और इसके अंदर जिंक +2 आयन हो गए और इस जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन 1M है। उसके बाद नाउ दिस इज कॉपर +2 आयन और कॉपर +2 आयन का ब्रैकेट में 1M कंसंट्रेशन / कॉपर सॉलिड। यहां पर ये क्लियर है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें जो ये कॉपर +2 आयन है। तो हम एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाकर ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये इसका प्रेजेंटेशन है, जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो एनोड है, जो राइट में लिखा हुआ है वो कैथोड है। ये कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो अब मैं आगे से ये डायग्राम नहीं बना के इस तरह से रिप्रेजेंटेशन शो करूंगा। नाउ आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि टुडेज आवर टॉपिक इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टुडे आवर टॉपिक इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप देखो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? नाम से क्लियर है कि एक
एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा। यहां पर जो ये वोल्ट मीटर है, इस जैसे ये वाला सेल है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो यहां वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो आती है 1.10 वोल्ट। कितनी रीडिंग आती है? यहां पर जो वोल्ट मीटर में रीडिंग है वो है 1.10 वोल्ट। तो ये जो 1.10 वोल्ट रीडिंग है वो क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वोल्ट मीटर में आ रही है ये रीडिंग। ये पोटेंशियल डिफरेंस किन दोनों के बीच में? ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, एनोड और कैथोड के बीच में। तो डेफिनेटली जब हम बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.10 वोल्ट है, तो इसका कोई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और इसी तरह से इसका भी कोई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इन दोनों के जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनका ही तो डिफरेंस 1.10 वोल्ट आएगा। तो अब क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या है, वो हम इससे तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। ये तो खाली इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट, टुडे इज आवर टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दीज आर आवर टॉपिक्स टुडे। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं मैं क्लियर कर रहा हूं। पहले हम ये देखें कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ। दिस इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल का, ये मेटल आयन सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड पुट कर दिया। जैसे जिंक की रोड है ZnSO4 में, कॉपर की रोड है CuSO4 में। तो दिस इज द मेटल रोड एंड दिस इज द मेटल आयन सॉल्यूशन। दिस इज द मेटल आयन सॉल्यूशन and it is called metal. It is called single electrode और हाफ सेल। हम इसको क्या बोलते हैं? और इसका जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे E नॉट, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट इज द स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, व्हाट यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन? कंसंट्रेशन 1m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो तीन कंडीशन है, अगर ये these three condition is satisfied, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहां पर, तो इसका जो पोटेंशियल है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दें, थ्री कंडीशंस क्या हैं? 1m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया। दिस इज अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है। तो इस वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी, नो रीडिंग, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं। लेकिन अगर आपने सर्किट कंप्लीट भी कर दिया, तो यहां पर जो रीडिंग है वो पोटेंशियल डिफरेंस की है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस में 1.10 वोल्ट वैल्यू डिफाइन की थी, जहां वैल्यू ऑब्जर्व की थी, तो वो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये क्लियर है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते।
ये क्लियर है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड इटसेल्फ डज नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। या यूं मैं बोलूं कि इस कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन पास होकर कैसे जाएंगे? जाएंगे नहीं, क्योंकि वो आगे रास्ता ही बंद है, आगे सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मैंने क्या कहा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, अब यहां पर ये जो यहां पर जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो मैं इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम बहुत सारे स्केल ऐसे हैं, जैसे आपने 11 pH स्केल पढ़ा, बहुत सारे मेजरमेंट स्केल ऐसे हैं जो किसी न किसी के रेफरेंस पर बेस्ड है। तो मैं इसको बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपने ये कॉमनली करीब करीब सब स्टूडेंट्स ने ये सुन रखा होगा, कभी टीवी में, कभी कहीं रीडिंग में, या कभी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ये पढ़ा होगा आपने, जो रेलवे स्टेशन पे साइन बोर्ड लिखे हुए रहते हैं, उदयपुर सिटी, और नीचे लिखा रहता है समंदर तल से ऊंचाई, मेडिटेरियन सी लेवल लेते हैं ये। तो इसमें क्या है कि हम सिटी, वर्ल्ड में बहुत सारे सिटी हैं, हर सिटी की जो हाइट है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है? तो उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो सी लेवल के रेफरेंस में की है। किसके रेफरेंस में की है? मेडिटेरियन सी लेवल। मैं सिंपली बोलूंगा उसको सी लेवल, समंदर तल, यानी सी लेवल, मेडिटेरियन सी लेवल को हमने 0 अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? जो मेडिटेरियन सी लेवल है उस लेवल को हमने 0 मान लिया, 0 अज्यूम कर लिया। अब जब हमने उसको 0 अज्यूम कर लिया, तो 0 अज्यूम करने के बाद अब हम उस सी लेवल से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज की हाइट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी लेवल से उदयपुर की हाइट जो है वो 200 मीटर है, अहमदाबाद की हाइट 150 मीटर है, माउंट आबू की हाइट 250 मीटर है। तो ये सब जो मैंने वैल्यूज बोली, ये किसके रेफरेंस में हुई? सी लेवल के रेफरेंस में हुई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट यू मीन बाय रेफरेंस। अब ये वैल्यूज, ये जो आई तो रिलेटिव वैल्यू, पर ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम अब इससे डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा? उदयपुर की हाइट 200, उदयपुर का हाइट कितना है? उदयपुर का हाइट 200 मीटर है, ठीक है। अब इसमें अहमदाबाद का हाइट 150 मीटर ले लिया, माउंट आबू का 250 मीटर ले लिया, जस्ट एक एग्जांपल है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि तीनों एक ही लेवल से हैं, इन तीनों का रेफरेंस सेम है, और वो क्या है? सी लेवल। सी लेवल है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो सी लेवल है। तो सी लेवल, इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इन तीनों वैल्यू को देख के हमको ये क्लियर हो गया कि अहमदाबाद की हाइट सबसे कम है और माउंट आबू की हाइट सबसे ज्यादा है इन 3 सिटीज में। और डिफरेंस भी क्लियर हो गया कि अहमदाबाद से ज्यादा कौन सा हाइट है? उदयपुर से ज्यादा माउंट आबू का। तो ये क्लियर हो गया कि अहमदाबाद और माउंट आबू के बीच में डिफरेंस कितना है? 100 मीटर। यानी अहमदाबाद से 100 मीटर ज्यादा हाइट पर है माउंट आबू, उदयपुर से 50 मीटर ज्यादा हाइट पर है माउंट आबू। तो ये वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट आएगी, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि इनका रेफरेंस सेम है। सी लेवल इज द रेफरेंस। तो मोस्टली मेजरमेंट रेफरेंस से लिए हुए हैं, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा
तो अब आप जब पढ़े ना किसी भी मेजरमेंट को तो उसमें एक रेफरेंस लिखा हुआ रहता है। तो यहां पर जो रेफरेंस है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हैं, केलोमल इलेक्ट्रोड और ये सब, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सेपरेट कॉम्पिटिटिव की क्लासेस में डिस्कस होता है। यहाँ पर हम बेसिकली एनसीईआरटी प्लस जेईई मेंस और नीट के एक पर्टिकुलर लेवल को तो अप्रोच कर ही लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डायरेक्ट मेथड से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शी बोलते हैं, SHE शी। एनीवे, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस है, तो इस इलेक्ट्रोड का एक स्पेशल डिजाइन बनाना पड़ता है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करना तो बहुत इजी है। जिंक इलेक्ट्रोड में क्या है, आपने एक बीकर लिया, उसमें 1 m ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया और फिर ऊपर से जिंक रोड लगा दी, ये हमारा क्या बन गया, जिंक इलेक्ट्रोड। पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करने में स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है क्योंकि H2 गैस है। तो उसका जो एक डायग्राम है वो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर ये क्लियर हो गया कि H2 गैस किसके कांटेक्ट में हो, H+, तब हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। When H2 गैस इन कांटेक्ट विथ H+, इसको कहेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर कंसंट्रेशन 1 m है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, एक प्रेशर 1 atm है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। स्टैंडर्ड कब होगा, स्टैंडर्ड तब होगा जब ये 3 कंडीशन मीट करती हो। कौन कौन सी, ये वाली, तब स्टैंडर्ड बोलेंगे हम। 1 m 298 केल्विन 1 atm। अब प्रॉब्लम ये है कि अपन H2 गैस को रोड बना के तो H+ वाले सॉल्यूशन में खड़ा नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए कैसे इसको बनाते हैं, ये देखो आप बोर्ड पे ध्यान देना। यहां पर 1 m HCl सॉल्यूशन है, दिस इज द 1 m HCl सॉल्यूशन। क्या है ये, 1 m HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन है, 1 m HCl सॉल्यूशन आयोनाइज होकर क्या देगा, 1 m H+ आयन देगा क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 1 m Cl- देगा। तो ये 1 m HCl सॉल्यूशन है। हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। हम प्रीवियस क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे सिंपल एग्जांपल गैल्वेनिक सेल है, जो भी अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। इसमें मैंने प्रीवियस क्लास में केवल मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग एक्सप्लेन की थी। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, तो उसको सम अप करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड क्या है, जब कोई मेटल की रोड उसी के आयन के सॉल्यूशन में होती है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक की रोड Zn+2 आयन के कांटेक्ट में है, जिंक की रोड Zn+2 आयन के कांटेक्ट में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये Zn+2 आयन है यहाँ पर। तो जिंक की रोड जब किसके कांटेक्ट में है, जिंक की रोड Zn+2 आयन के कांटेक्ट में है, तो हम उसको जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। कॉपर की रोड जब कॉपर+2 आयन के कांटेक्ट में है तो हम उसको कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये कोई भी सेल है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एनोड एंड कैथोड। दिस एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड को हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। एनोड इज अ इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। इसको राइट साइड में रखते हैं। एनोड एंड कैथोड को इंटरनली हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं
और एक्सटर्नली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और यहां पर जो सॉल्ट ब्रिज है वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इट इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। इट इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, तो वो दो हाफ सेल से मिलके बना हुआ है। ये हाफ सेल, दिस इज अ हाफ सेल एंड दिस इज हाफ सेल। तो दोनों हाफ सेल जब सॉल्ट ब्रिज और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो जाते हैं तो फुल सेल बन जाता है। इनको हम सिंगल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब दो सिंगल इलेक्ट्रोड कनेक्ट होके पूरा सेल बन रहा है। ये हम प्रीवियस क्लास में हमारा डिस्कशन था। और अब मैं क्लियर करूं कि इनका हम बार बार ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। अब इनका जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि जिंक सॉलिड इन कांटेक्ट विद जिंक प्लस 2 आयन 1M। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था मेटल इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे जिंक सॉलिड स्लैश जिंक प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर हम इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे जैसे 1M है यहाँ पर। फिर डबल वर्टिकल लाइन, दिस डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। ये डबल वर्टिकल लाइन किसको बता रही है? दिस डबल वर्टिकल लाइन ये सॉल्ट ब्रिज को बता रही है। इस सॉल्ट ब्रिज को हम डबल वर्टिकल लाइन से लिखते हैं। यहां पर ये जिंक सॉलिड हो गया और इसके अंदर जिंक प्लस 2 आयन हो गए और इस जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन 1M है। उसके बाद नाउ दिस इज कॉपर प्लस 2 आयन और कॉपर प्लस 2 आयन का ब्रैकेट में 1M कंसंट्रेशन स्लैश कॉपर सॉलिड। यहां पर ये क्लियर है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें जो ये कॉपर प्लस 2 आयन है। तो हम एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाकर ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये इसका प्रेजेंटेशन है। जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो एनोड है, जो राइट में लिखा हुआ है वो कैथोड है। ये कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो अब मैं आगे से ये डायग्राम नहीं बना के इस तरह से रिप्रेजेंटेशन शो करूंगा। नाउ आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि टुडेज आवर टॉपिक इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टुडे आवर टॉपिक इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप देखो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? नाम से क्लियर है कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा। यहां पर जो ये वोल्ट मीटर है, इस जैसे ये वाला सेल है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो यहां वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो आती है 1.10 वोल्ट। कितनी रीडिंग आती है? यहां पर जो वोल्ट मीटर में रीडिंग है वो है 1.10 वोल्ट। तो ये जो 1.10 वोल्ट रीडिंग है वो क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वोल्ट मीटर में आ रही है ये रीडिंग। ये पोटेंशियल डिफरेंस किन दोनों के बीच में? ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, एनोड और कैथोड के बीच में। तो डेफिनेटली जब हम बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.10 वोल्ट है, तो इसका कोई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और इसी तरह से इसका भी कोई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इन दोनों के जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनका ही तो डिफरेंस 1.10 वोल्ट आएगा। तो अब क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या है? वो हम इससे तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। ये तो खाली इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट, टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? दीज आर आवर टॉपिक्स टुडे। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए
हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं मैं क्लियर कर रहा हूं। पहले हम ये देखें कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ। दिस इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल का, ये मेटल आयन सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड पुट कर दिया। जैसे जिंक की रोड है ZnSO4 में, कॉपर की रोड है CsO4 में, तो दिस इज द मेटल रोड एंड दिस इज द मेटल आयन सॉल्यूशन। This is the metal ion solution and it is called metal. It is called single electrode or half cell. हम इसको क्या बोलते हैं, और इसका जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे E नॉट, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट इज द स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, व्हाट यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन, कंसंट्रेशन 1m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो तीन कंडीशन है, अगर ये these three condition is satisfied, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहां पर, तो इसका जो पोटेंशियल है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दें, थ्री कंडीशंस क्या हैं, 1m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया, दिस इज अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है। तो इस वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी, नो रीडिंग, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं। लेकिन अगर आपने सर्किट कंप्लीट भी कर दिया, अगर आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो यहां पर जो रीडिंग है वो पोटेंशियल डिफरेंस की है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस में 1.10 वोल्ट वैल्यू डिफाइन की थी, जहां वैल्यू ऑब्जर्व की थी, तो वो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये क्लियर है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये क्लियर है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड इटसेल्फ डज नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। या यूं मैं बोलूं कि इस कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन पास होकर कैसे जाएंगे नहीं, क्योंकि वो आगे रास्ता ही बंद है, आगे सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, अब यहां पर ये जो यहां पर जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो मैं इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम बहुत सारे स्केल ऐसे हैं, जैसे आपने 11 pH स्केल पढ़ा, बहुत सारे मेजरमेंट स्केल ऐसे हैं जो किसी न किसी के रेफरेंस पर बेस्ड है। तो मैं इसको बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपने ये कॉमनली करीब सब स्टूडेंट्स ने ये सुन रखा होगा, कभी टीवी में, कभी कहीं रीडिंग में, या कभी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ये पढ़ा होगा आपने, जो रेलवे स्टेशन पे साइन बोर्ड लिखे हुए रहते हैं, उदयपुर सिटी, और नीचे लिखा रहता है समंदर तल से ऊंचाई, मेडिटेरियन सी लेवल लेते हैं ये। तो इसमें क्या है कि हम सिटी, वर्ल्ड में बहुत सारे सिटी हैं,
हर सिटी की जो हाइट है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है? तो उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो सी लेवल के रेफरेंस में की है। किसके रेफरेंस में की है? मेडिटेरियन सी लेवल। मैं सिंपली बोलूंगा उसको सी लेवल, समंदर तल, यानी सी लेवल, मेडिटेरियन सी लेवल को हमने जीरो अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? जो मेडिटेरियन सी लेवल है उस लेवल को हमने जीरो मान लिया, जीरो अज्यूम कर लिया। अब जब हमने उसको जीरो अज्यूम कर लिया तो जीरो अज्यूम करने के बाद अब हम उस सी लेवल से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज की हाइट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी लेवल से उदयपुर की हाइट जो है वो 200 मीटर है। अहमदाबाद की हाइट 150 मीटर है। माउंट आबू की हाइट 250 मीटर है। तो ये सब जो मैंने वैल्यूज बोली ये किसके रेफरेंस में हुई? सी लेवल के रेफरेंस में हुई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट यू मीन बाय रेफरेंस। अब ये वैल्यूज, ये जो आई तो रिलेटिव वैल्यू, पर ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम अब इससे डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा? उदयपुर की हाइट 200। उदयपुर का हाइट कितना है? उदयपुर का हाइट 200 मीटर है। ठीक है। अब इसमें अहमदाबाद का हाइट 150 मीटर ले लिया। माउंट आबू का 250 मीटर ले लिया। जस्ट एक एग्जांपल है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि तीनों एक ही लेवल से हैं, इन तीनों का रेफरेंस सेम है और वो क्या है? सी लेवल। सी लेवल है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो सी लेवल है, तो सी लेवल इसका मतलब ये क्लियर हो गया। इन तीनों वैल्यू को देख के हमको ये क्लियर हो गया कि अहमदाबाद की हाइट सबसे कम है और माउंट आबू की हाइट सबसे ज्यादा है इन तीन सिटीज में। और डिफरेंस भी क्लियर हो गया कि अहमदाबाद से ज्यादा कौन सा हाइट है? उदयपुर से ज्यादा माउंट आबू का। तो ये क्लियर हो गया कि अहमदाबाद और माउंट आबू के बीच में डिफरेंस कितना है? 100 मीटर। यानी अहमदाबाद से 100 मीटर ज्यादा हाइट पर है माउंट आबू, उदयपुर से 50 मीटर ज्यादा हाइट पर है माउंट आबू। तो ये वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट आएगी क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस सेम आएगा क्योंकि इनका रेफरेंस सेम है। सी लेवल इज द रेफरेंस। तो मोस्टली मेजरमेंट रेफरेंस से लिए हुए हैं। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो अब आप जब पढ़े ना किसी भी मेजरमेंट को तो उसमें एक रेफरेंस लिखा हुआ रहता है। तो यहां पर जो रेफरेंस है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हैं, केलोमल इलेक्ट्रोड और ये सब। ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सेपरेट कॉम्पिटिटिव की क्लासेस में डिस्कस होता है। यहाँ पर हम बेसिकली एनसीईआरटी प्लस जेईई मेंस और नीट के एक पर्टिकुलर लेवल को तो अप्रोच कर ही लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डायरेक्ट मेथड से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शी बोलते हैं, SHE शी। एनीवे, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस है तो इस इलेक्ट्रोड का एक स्पेशल डिजाइन बनाना पड़ता है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करना तो बहुत इजी है। जिंक इलेक्ट्रोड में क्या है? आपने एक बीकर लिया, उसमें 1 mg ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया और फिर ऊपर से जिंक रोड लगा दी। ये हमारा क्या बन गया? जिंक इलेक्ट्रोड। पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करने में स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है क्योंकि H2 गैस है। तो उसका जो एक डायग्राम है वो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पर ये क्लियर हो गया कि H2 गैस किसके कांटेक्ट में हो? H+।
तब हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। When H2 gas in contact with H plus, इसको कहेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर कंसंट्रेशन 1m है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। स्टैंडर्ड कब होगा? स्टैंडर्ड तब होगा जब ये तीन कंडीशन मीट करती हो। कौन कौन सी? ये वाली, तब स्टैंडर्ड बोलेंगे हम। 1m 298 केल्विन 1 atm। अब प्रॉब्लम ये है कि अपन H2 गैस को रोड बना के तो H प्लस वाले सॉल्यूशन में खड़ा नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए कैसे इसको बनाते हैं ये देखो, आप बोर्ड पे ध्यान देना। यहां पर 1m HCl सॉल्यूशन है। दिस इज द 1m HCl सॉल्यूशन। क्या है ये? 1m HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन है। 1m HCl सॉल्यूशन आयोनाइज होकर क्या देगा? 1m H प्लस आयन देगा क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 1m Cl माइनस देगा। अब यह है कि H2 गैस को हम इसके अंदर कैसे मैनेज करते हैं। तो बेसिकली H2 गैस तो क्या है? गैस है, तो सॉलिड तो है ही नहीं वो कि हम उसको डायरेक्ट रोड के फॉर्म में खड़ा करें। तो उसके लिए एक स्पेशल डिजाइन यूज किया हुआ है। इसके अंदर आप देखो कि ये एक इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है। जो पूरी तरह से क्लोज है, और यहां पर साथ में ये H2 गैस का सिलेंडर है। दिस इज द H2 गैस सिलेंडर। इसमें प्योर H2 गैस 1 atm प्रेशर पर है। 1 atm प्रेशर पर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिल है। लिखा हुआ है इसमें प्योर H2 at 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर एक रेगुलेटर भी लगा रहता है, जिससे हम जब हमको जरूरत, अगर हम इसको ये बंद कर, ये ऐसे ये बंद भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है। तो जब हमने यहां से इसको ओपन कर दिया तो ये H2 गैस इसमें जाएगी और किसके कांटेक्ट में आ जाएगी? 1m HCl, दैट इज 1m H प्लस आयन के कांटेक्ट में आ जाएगी ये गैस। तो यहां पर ये H2 गैस के लगातार बबल्स आ रहे हैं, यानी इसके अंदर H2 गैस है। इसमें H2 गैस थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएगी, यहां से आती रहेगी। तो जब हम सेल वर्किंग में लाते हैं तो इस रेगुलेटर को ऑन कर देते हैं। जैसे किचन के अंदर हम गैस का रेगुलेटर ऑन करते हैं तो गैस पास होने लग जाती है, और तो उसी तरह से इसका भी रेगुलेटर ऑन करेंगे तो इसमें कंटिन्यूअसली H2 गैस पास होती रहेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर H प्लस आयन तो है ही, और साथ में ये जो बबल्स दिख रहे हैं वो H2 गैस के हैं। तो H प्लस आयन और प्लस, और ये इन H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन 1m है, और साथ में इसमें H2 गैस भी है, ये H2 गैस भी है। तो यहां पर क्या बन गया? दिस इज द हियर, इस सिस्टम में क्या हुआ? H2 गैस इन कांटेक्ट विद H प्लस आयन हो गया। अब कनेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको प्लेटिनम वायर यूज करते हैं। प्लेटिनम वायर क्यों यूज करते हैं अभी बताता हूं, पर पहले इसका सिस्टम देख लें। ये प्लेटिनम फॉइल है, ये प्लेटिनम फॉइल है, और जो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है, और उसके बाद ये प्लेटिनम वायर है, और इस प्लेटिनम वायर से आगे कनेक्शन देंगे हम वोल्ट मीटर, और फिर जो भी इसे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर इसे जिंक इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रहे हैं तो इधर जिंक इलेक्ट्रोड आ जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रहे हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड आ जाएगा। प्लेटिनम ही क्यों यूज करते हैं? उसके दो रीजन है। एक तो प्लेटिनम इटसेल्फ लेस रिएक्टिव नोबल मेटल है। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, तीन एलिमेंट्स क्या होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं, और इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट नोबल मेटल प्लेटिनम होता है, जो इन तीनों में सबसे लेस रिएक्टिव होता है। गोल्ड से भी लेस रिएक्टिव प्लेटिनम होता है। तो एक तो ये हो गया कि ये प्लेटिनम फॉइल और प्लेटिनम वायर HCl से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, तो इस वजह से क्या हो जाता है? ये सेल, ये प्लेटिनम फॉइल और प्लेटिनम वायर खुद का कोई रिएक्शन अंदर स्टार्ट नहीं करेगी, नंबर 1। दूसरा,
प्लेटिनम सरफेस, इसका नीचे सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे यहां पर H2 गैस एडजॉर्ब होती है, H2 गैस एडजॉर्ब होती है। तो कुल मिला के यहां पर ये हो गया कि ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया जिसमें H2 गैस H+ के हैं, और फिर इस पर प्लेटिनम वायर अपन ने कनेक्ट कर लिया, और फिर आगे यहां से नया वायर कनेक्ट करेंगे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड को, नेक्स्ट हाफ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेगा और फुल सेल बनेगा। अब इसका जो इस सिस्टम को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है इस स्टैंडर्ड, वो यूज हम लेते हैं 0। हम कितना लेते हैं बेटा? 0 लेते हैं। ये उसी तरह से जैसे हमने सी लेवल को 0 अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 ले लिया। बहुत स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों लिया? तो उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन एलिमेंट ऐसा है जो इटसेल्फ इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। तो हम इसको ये एज अ एनोड और एज अ कैथोड दोनों की तरह अच्छे से बिहेव कर पाता है, कंफर्टेबली बिहेव कर पाता है। और हम इसका जो प्रेजेंटेशन देते हैं, इसका जो शॉर्ट एब्रिविएशन है वो ये रहता है, प्लेटिनम वायर, कोमा लगा देते हैं, H2 गैस, ब्रैकेट में गैस लिख देंगे और स्लैश लगा देंगे, और स्लैश के बाद लिख देंगे H+ आयन, और H+ आयन के पास में हम लिख देंगे 1M। तो अब मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया तो इसका मतलब ये अपने आप इस डायग्राम को डिफाइन कर रहा है। प्लेटिनम H2 गैस स्लैश H+ आयन 1M। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको यूज करके हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो देखते हैं हम कि हाउ टू नाउ सी। तो हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोड़ के 2-3 एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने लिया जिंक सॉलिड, स्लैश जिंक +2 आयन 1M। व्हाट इज दिस? दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड। डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बताएगा, और हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHC। तो यहां पर है जिंक इलेक्ट्रोड, यानी जिंक की रोड 1M ZnSO4 के में डिप है, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, और फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट है। अब जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं, ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहां से एक्सटर्नल सर्किट जाएगा, की लगी हुई है, वोल्ट मीटर है, और फिर ये प्लेटिनम वायर। मैंने बताया था अभी आपको कि हम अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये प्लेटिनम वायर है, तो ये वाला प्लेटिनम वायर है, मतलब ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड इसके साथ आगे कनेक्ट है। एनीवे, अब जो भी हमने लेफ्ट में लिखा है वो एनोड है। अभी हम आज वाली वीडियो में मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि हाउ टू प्रिडिक्ट एनोड एंड कैथोड। तो जैसे ये सेल को की ऑन किया मैंने, ये वोल्ट मीटर है, तो यहां पर ये एनोड है, लेफ्ट में जो लिखा है वो एनोड है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल सर्किट से मूव कर रहे हैं, और एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए प्लेटिनम वायर की तरफ आए, और प्लेटिनम वायर की तरफ मूव करते हुए ये
इस प्लेटिनम वायर से मूव करते हुए इस प्लेटिनम फॉइल पर आ गए, इस प्लेटिनम फॉइल पर आ गई है। अब ये प्लेटिनम फॉइल किसके कांटेक्ट में है? ये प्लेटिनम फॉइल किसके कांटेक्ट में है? H+ के कांटेक्ट में भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक इलेक्ट्रोड से आए हैं। इस फॉइल पर ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आए? तो ये H+ आयन इधर मूव करेंगे, ये H+ आयन इधर मूव करेंगे, और जब ये H+ आयन इधर आएंगे तो ये H+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को लेके H2 गैस बना लेंगे। जैसे ये आपस में रिएक्ट कर गए, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? H2 गैस। तो यहां पर H2 गैस लिबरेट होती जाएगी और उसके बबल्स निकलते जाएंगे बाहर। तो यहां पर जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, ट्वाइस H+ 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। अब यहां पर अगर अपन देखें तो एनोड रिएक्शन, that is oxidation half reaction, is zinc solid gives zinc plus 2 electron. Cathode reaction, copper sulfate plus 2 electron, copper plus SO4 minus 2, sorry, very sorry, ये वाला है 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या, ये वाले जो मैंने अभी बताया था आपको, ये इसका जो सेल रिएक्शन बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, जिंक सॉलिड 2H+ H2 गैस एंड जिंक +2, ये वापस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो गया जिसमें जिंक एनोड है और हाइड्रोजन कैथोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है, और जिंक का जिंक +2 में ऑक्सीडेशन हुआ, 2H+ का H2 में रिडक्शन हुआ। अब आप देखें कि जब मैंने ये वोल्ट मीटर में मैंने रीडिंग ऑब्जर्व किया 0.76 वोल्ट, कितना ये ऑब्जर्व किया। ये मैं लैब में कर रहा हूं, मैं लैब में गया, लेबोरेटरी में गया, वहां पर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उठाया, जिंक इलेक्ट्रोड उठाया, दोनों को कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर लगाया, और वोल्ट मीटर की इनिशियल रीडिंग मेरे को 0.76 वोल्ट मिल गई। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 0.76 वोल्ट, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया है कि जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया? 0.76 वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 0.76 वोल्ट। तो हमने इसका वैल्यू कितना अज्यूम कर रखा है? 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +0.76 वोल्ट। कितनी आ जाएगी? +0.76 वोल्ट। यस, करेक्ट है, +0.76 वोल्ट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर -0.76 वोल्ट। पेशेंस रखो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यहां पर आप देखो, ये ई नोट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये पूरा जो सेल सेटअप है वो सेल सेटअप है एट 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर और कंसंट्रेशन 1 m है, इसीलिए ये ई नोट। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं आप ध्यान दो, या ये है, दिस इज द जिंक टू जिंक +2, दिस इज जिंक टू जिंक +2। तो जिंक से जिंक +2 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। ये कौन सा पोटेंशियल हुआ? जिंक से जिंक +2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। अब मैं क्लियर करूं, या पोटेंशियल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। एनसीईआरटी बुक में जितनी भी बुक्स हैं उसमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो पर ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों टर्म अपने जगह स्टैंड करती है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होते हैं तो हमको उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर जो मुझे ये ऑब्जर्व हुआ, यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है।
यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा, जिंक से जिंक प्लस 2 क्या हुआ, जिंक से जिंक प्लस 2 हुआ ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो मेरे को यहां क्या लिखना पड़ेगा, जिंक प्लस 2 से जिंक। अंडरस्टैंड करो, ये जिंक से जिंक प्लस 2 की वैल्यू, जिंक से जिंक प्लस 2 की वैल्यू प्लस 0.76 है, तो उल्टी रिवर्स रिएक्शन का जिंक प्लस 2 से जिंक का क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0.76 वोल्ट। और यहां तो हाइड्रोजन जीरो के आगे प्लस और माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, तो यहां दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन का जीरो ही रहेगा। माइनस जीरो प्लस जीरो नहीं, आपको मालूम है जीरो के आगे प्लस और माइनस साइन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया हुआ नेगेटिव 0.76 वोल्ट आया। बात समझ में आई? मैंने वापस कर रहा हूं, मैंने जब जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, जब जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, ओके। और ये जो, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, तो जब जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास डिफरेंस कितना आया, 0.76 वोल्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 0.76 दिख रहा है आपको। 0.76 कैसे आया, ऑब्जर्व किया, कहां किया, लैब में जाके किया, 0.76 वोल्ट आया। अब 0.76 वोल्ट आया तो इस 0.76 को मैंने यहां लिखा। अब मेरा क्वेश्चन था ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब मैं बोलूंगा अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, उसका साइन रिवर्स कर दो, क्योंकि यू आ रहे हैं तो प्लस 0.76, तो यू जाएंगे तो माइनस 0.76, यानी जिंक टू जिंक प्लस 2 की वैल्यू प्लस 0.76 है, तो जिंक प्लस 2 से जिंक की वैल्यू, जिंक प्लस 2 से जिंक की वैल्यू नेगेटिव 0.76 वोल्ट आएगी। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आया, नेगेटिव 0.76 वोल्ट। किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने प्लेटिनम H2 गैस H प्लस 1m, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सॉल्ट ब्रिज, और ये सॉल्ट ब्रिज के बाद ये कॉपर प्लस 2 1m कॉपर सॉलिड। यहां पर भी हमने वही किया, की लगा दी, ये। अब यहां पर क्या है, ये दूसरा सेटअप बनाया। अब मैंने यहां क्या ऑब्जर्व किया, यहां मैंने ऑब्जर्व किया एनोड है, यहां ऑब्जर्व किया कॉपर कैथोड है, और ये अभी ऑब्जर्व किया। लेकिन मैं अभी आपको जस्ट आफ्टर 10 मिनट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और वो कौन सा कैथोड है। हम कैसे खुद प्रिडिक्ट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, पहले इस कंसेप्ट को समझें। वीडियो के एंड तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर ये एनोड है यहां पर, अब ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। यहां रिडक्शन होगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर जो H2 है वो H2 ऑक्सीडाइज हो गई H प्लस N2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो दोनों H2 H प्लस में कन्वर्ट हो गए। वही बात, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके किधर गए, कॉपर रोड पे गए, और जब कॉपर रोड पे पहुंचे तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। फिर वही वाली बात, यहां पर आप देखो इसका एनोड रिएक्शन क्या है, एनोड रिएक्शन, इसका एनोड रिएक्शन हो गया H2 gives 2H plus
2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इसका कैथोड रिएक्शन देखो आप, तो कॉपर +2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ओवरऑल सेल रिएक्शन इज दिस। या कॉपर +2 का कॉपर में हुआ रिडक्शन, H2 का 2H+ में हुआ ऑक्सीडेशन। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने क्या अज्यूम कर रखी है, ये हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। और साथ में अब यहां पर जो मैंने वैल्यू ऑब्जर्व की, वो ऑब्जर्व की 0.34 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी, 0। इसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से समझो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इन दोनों में डिफरेंस कितना, 0.34 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0.34 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये वैल्यू कौन सी आई है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू कौन सी आई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डिफरेंस समझो बेटा, वोल्टमीटर में कभी रीडिंग नेगेटिव नहीं आती है। आप वोल्टमीटर अगर लैब में जाके देखा हो तो 0 से स्टार्ट होता है उसकी रीडिंग, तो वोल्टमीटर की रीडिंग हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आप लैब में जब ये वाला ऑब्जर्व करोगे तो 0.76 वोल्ट आएगा, लेकिन ये 0.76 वोल्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो आप साइन चेंज कर दो, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा कर दो साइन, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्यों है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ था। अब ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉपर पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हुआ तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नहीं देखते हैं, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जोड़ा गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया है, आप उस पर देखो क्या हो रहा है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर जोड़ा और कॉपर पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा कॉपर, देखो कॉपर +2 कॉपर, और ये आ जाएगा। फिर समझो यहां पर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के साथ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा वो कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड है। जो दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ा वो क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, और उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आप ये देखो, इसके साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ है, अगर उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन से नहीं देखना है अपन को। और यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने कॉपर से जोड़ा है और कॉपर पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +0.34 वोल्ट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, यानी इसका रिवर्स पोटेंशियल कितना होगा, तो हम बोलेंगे -0.34 वोल्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल दो तरह के हैं। एक ही एलिमेंट का पोटेंशियल, जो अगर आपको कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो और पूछे रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो साइन चेंज कर दो। जैसे यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76 वोल्ट है। पर एनसीईआरटी बुक के अंदर हमारा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके अंदर आईयूपीएसी ने क्या स्टैंडर्डाइज कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको हमेशा एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए होंगे, पर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप रटो मत कि ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमने ऑब्जर्व किए हैं। कैसे ऑब्जर्व किए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके, अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, शी को यूज करके डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। उनके क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्लोरीन इलेक्ट्रोड ऐड किया,
आयरन किया, टिन किया, लेड किया, सिल्वर किया, क्रोमियम किया, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड किए, जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे तो उसके रेफरेंस में हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जब हम ये रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं तो अब आपके स्क्रीन पर, बोर्ड पर आप लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम से लेके F2 तक चल रहा है। ये फर्स्ट एलिमेंट ध्यान दो लिथियम है, लास्ट एलिमेंट इसका F2 है, फ्लोरीन है। आप देखो यहां पर टर्म लिखी हुई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए रिडक्शन वैल्यू आप बुक में कहीं पे भी ध्यान से पढ़ोगे तो ब्रैकेट में लिखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? इसका मतलब दो तरह के पोटेंशियल हैं। अगर दो तरह के पोटेंशियल नहीं होते तो हम बोलते इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वैसे बोलते भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, पर परफेक्ट नेम क्या है, परफेक्ट टर्म क्या है? परफेक्ट टर्म दो ही हो सकती है, या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बिल्कुल सेपरेट रखो। आप तो सीधा है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल को लेके आएंगे। अब यहां पर देखो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा ये किसके रेफरेंस में बनाई हुई है, किसके रेस्पेक्ट में बनाई हुई है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये सेंटर में हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये देखें आप, थोड़ी सी टेबल ऊपर चली गई है, ये भैया, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। अभी हमने जिंक की बात की थी, तो जिंक का ये रहा, अभी जिंक का फाइंड आउट किया था मैंने, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा, नेगेटिव 0.76 होता है, थोड़ा यहां करेक्शन कर लो, 6 करेक्ट है, नेगेटिव 0. हाइड्रोजन का देख लो आप, 0 अज्यूम किया हुआ है। कॉपर इलेक्ट्रोड का होता है प्लस 0.34 वोल्ट, जो एनसीईआरटी बुक में लिया हुआ है, या थोड़े से और ज्यादा परफेक्ट वैल्यू ली हुई है, पर आप परेशान मत हो, ये वैल्यू आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। ये सब कांस्टेंट वैल्यू है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए। जैसे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, लिथियम का रिडक्शन, तो मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, आपको यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। Li+2 Li क्या है, नेगेटिव 3.05। इसी तरह से पोटेशियम का कितना है, K से K+ का कितना है, ये वैल्यू कैसे आएगी, समझ में आ गया? हमने क्या किया, लिथियम इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करके ऑब्जर्व किया, नेगेटिव 2.92। इसी तरह से अगर मैं पूरे नहीं लिख रहा हूं, मैग्नीशियम से Mg से K+2K, Mg+2 से Mg रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैग्नीशियम की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 नेगेटिव 2.37 देख रहे हैं आप। और फिर अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं तो उसकी वैल्यू मैंने कितनी देख ली, कितनी देखनी ली, ये तो अपन ने अज्यूम करा हुआ है। फिर अगर मैं कॉपर की वैल्यू देखूं, कॉपर +2 से कॉपर पॉजिटिव 0.34, सारी वैल्यू वॉट्स में है। तो कॉपर, फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात करूं तो 0.0 Ag+2 Ag ये है, प्लस 0.799, तो मैं 0.8 वोल्ट ले लेता हूं। और इसी तरह से E0 Cl2 Cl- की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 2 3 प्लस
1.36 वोल्ट और F2 का F2 से F माइनस इसकी वैल्यू है +2.87। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं आपको कि ये जो सीरीज देख रहे हो, दिस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते हैं। इसके अंदर अब आपसे बहुत एक सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ध्यान से सुने, जैसे मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी, क्योंकि आप इन वैल्यूज को देखकर, इन वैल्यूज को यूज करके अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ चीजें वापस री अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सीरीज हमने ऑब्जर्व करके बनाई है, ये हर बुक के अंदर आपको अवेलेबल है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। इवन देन ये 11 बुक के अंदर भी ये टेबल बनी हुई है रिडॉक्स वाले चैप्टर में। अब यहाँ पर दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, उन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसका मेन एलिमेंट है जिसके रेफरेंस में निकाला है। देखो सी लेवल से तो हाइट हमेशा ही ऊपर जाएगी, पर यहां पर तो कुछ का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वैल्यू कम भी है तो कुछ की ज्यादा भी है। वो मैंने 2 एग्जांपल दे दिए आपको, जिंक और कॉपर के। अब इनकी एप्लीकेशन देखते हैं अपन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे टॉपिक होंगे कि हम कैसे किसी एलिमेंट को देख के ये बताएं कि वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है कि कैथोड की तरह कर रहा है, मेटल की रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर और किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे।